Okay, students, this is the last chapter and the last topic of renal physiology course, regulation of acid-base balance, and this is one of the major topics. So इसमें हम डिस्कस करते हैं किस तरह से पहले मैं इसकी फाउंडेशन ले कर दूं ताकि समझना आसान हो। हम इस पे डिस्कस करते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी बॉडी में पीएच कैसे मेंटेन होता है, होमियोस्टेसिस एसिड बेस कैसे मेंटेन होती है। तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी फ्लूइड्स में तुम्हारे ब्लड का पीएच किस रेंज में होता है, अगर वो एसिडिक हो जाए या अल्कलाइन हो जाए तो एसिडोसिस या एल्कलोसिस हो जाती है। एसिडोसिस भी फेटल है, एल्कलोसिस भी फेटल है, तो ज़रूरी होता है कि जब भी एसिडोसिस हो या एल्कलोसिस हो रही हो तो आपकी बॉडी कंपनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट करे। होता क्या है, कौन से सिस्टम्स हैं जो एसिडोसिस और एल्कलोसिस को प्रिवेंट करते हैं? दो सिस्टम्स हैं जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं। एक तुम्हारे पास तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और दूसरा तुम्हारा रीनल सिस्टम है। ये दोनों मिलके काम करते हैं तो एसिडोसिस और एल्कलोसिस को फाइट बैक कर रहे होते हैं। एसिडोसिस को प्रिवेंट करने के लिए भी तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है, नेफ्रोरीनल सिस्टम काम करता है, सेम विद एल्कलोसिस। तो ये बात पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो एसिडिक मार्कर है, H प्लस एसिडिक मार्कर है। अगर हम बात करते हैं अमोनियम आयन की तो वो किस तरह से अल्कलाइन मार्कर है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि बाइकार्बोनेट है वो अल्कलाइन मार्कर है। तो ये बातें जहन में रखो। इससे स्टार्ट करने से पहले पहले तो बफर सिस्टम, बफर तुम्हें पता है कि माइनर चेंजेस इन पीएच रेजिस्ट करता है। बाइकार्बोनेट वो इम्पोर्टेंट आयन है ईसीएफ का, जो आपके पास बफर बफर मेजर बफर है आपके पास ये। और ये मेजर बफर जो होता है ये लंग्स और किडनी दोनों के अंदर काम कर रहा होता है। इक्वेशन तुम्हें भी याद है इसकी कि किस तरह से CO2 वाटर मिलके H2CO3 बनाते हैं और H प्लस और बाइकार्ब में ब्रेक हो जाते हैं। अच्छा, प्रेजेंस होते ही अगर किसी भी एक चीज़ की प्रेजेंस होगी तो जाहिर बात है वो इक्वेशन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जो ली शैटियर प्रिंसिपल तुम्हें बता रहा होता है कि किस तरह से इक्वेशन जो है वो टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन फेवर होती है या टुवर्ड्स द रिवर्स डायरेक्शन फेवर होती है। यहाँ ये हैंडरसन हेजलबैक इक्वेशन तुम्हें दी हुई है कि पीएच अगर निकालना हो तो पीके की वैल्यू लगाओगे 7 प्लस लॉग ऑफ बाइकार्बोनेट एंड अल्फा ऑफ PCO2 लगाओगे। और अल्फा ऑफ PCO2 कितना होता है? बस 0.03 होता है। पीके कितना है? हमारे पास 6.1 है। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, अल्फा। ओवरव्यू एसिड बेसिसन की वो बात क्या है? वही बात है कि तुम्हारे पास जो डाइट है उसके अंदर मेन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक से डायरेक्टली के होते हैं। अगर सेलुलर मेटाबॉलिज्म से एसिड एल्कली प्रोड्यूस हो जाए तो वो तुम्हारे पास बॉडी फ्लूइड्स के एसिड और एल्कली में एडिशन कर सकता है। एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो सकता है या बॉडी के अंदर से बाहर से कोई एडिशन हो रहा हो। तो अगर मेटाबॉलिकली डिराइव्ड कार्बन डाइऑक्साइड हो तुम्हारे पास और उसका कोई इम्पेक्ट ना आ रहा हो एसिड बेस बैलेंस पे, तो उस हम कार्बन डाइऑक्साइड को वोलेटाइल एसिड कहते हैं। इस तरह ही कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इट इज द पोटेंशियल टू जनरेट H प्लस आफ्टर हाइड्रेशन वाटर वो इतना नहीं है। अच्छा, एसिड जो कि डिराइव नहीं हुआ हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से, इट इज टर्म्ड एज नॉन वोलेटाइल एसिड। तो दो तरह के एसिड्स हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ये एक बात याद रखो शुरू में। ये तुम्हारे पास ओवरव्यू दिया हुआ है किडनीज का एसिड बेस बैलेंस किस तरह से मेंटेन होता है और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट से प्रोटीन से किस तरह से बाइकार्बोनेट आयंस किस किस रीजन से तुम्हारे पास किडनी से मूव हो रहे हैं। यहाँ पे नई चीज़ क्या है? नई चीज़ है RNA। जो यहाँ तो लिखा हुआ है RNA नहीं पढ़ेंगे, इसको RNAE पढ़ेंगे, वरना ये RNA से कंफ्यूज कर सकते हो। RNAE क्या है? रीनल नेट एसिड एक्सक्रीशन। रीनल नेट एसिड एक्सक्रीशन का मतलब क्या है कि कितने ज़्यादा एसिड को तुम्हारी किडनी एक्सक्रीट कर सकती है। डाइटरी इंटेक और सेलुलर मेटाबॉलिज्म और फीकल बाइकार्बोनेट लॉस के साथ साथ अबाउट ये तुम्हें कुछ बताया हुआ है कि 1 मिली इक्विवेलेंट पर केजी बॉडी वेट होता है नॉन वोलेटाइल एसिड का टू बॉडी ईच डे। और एसिड इसको हम कहते हैं नेट एंडोजिनस एसिड प्रोडक्शन NEAP, कि इतना एसिड आपके पास बॉडी में बन रहा है। जब ये बॉडी में एसिड बनता है इट रिजल्ट्स इन एन इक्विवेलेंट लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट फ्रॉम द बॉडी व्हिच मस्ट बी रिप्लेस। जितना ये एसिड बनेगा ना उतना ही ये एसिड जाने के लिए बाइकार्ब भी लूज होगा। बट तुम्हारी किडनी को क्या करना है? उस बाइकार्बोनेट को रिप्लेस करना है, वरना बाइकार्ब अगर बॉडी से बाहर चला जाएगा तो अल्कलाइन पीएच एसिड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। तो ये तुम्हारी किडनी का एक फंक्शन है कि जिसके अंदर उसे अपने बाइकार्ब को भी क्या करना है, उसने कंसंट्रेशन को संभाल के रखना है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर किडनी स्क्रीट क्या कर रहे होते हैं? वो जितना एसिड सिक्रीट करेंगे वो NEAP के बराबर होता है। और वो रिप्लेनिश करना होता है तुम्हें बाइकार्बोनेट। जैसे मैं तुम्हें एक बात समझाई कि वो बाइकार्बोनेट के लिए किस तरह से आपके पास वो होता है रीअब्जॉर्प्शन होती है या किस तरह से। पहले तो बाइकार्बोनेट का समझ लो
कि बाइकार्बोनेट का फिल्टर्ड लोड हमारे पास कितना है, अबाउट 4320 मिली इक्विवेलेंट पर डे। ये अच्छा खासा बाइकार्बोनेट है कंपेयर टू ओनली 50 to 100 मिली इक्विवेलेंट्स नीडेड टू बैलेंस NEAP, नेट एंडोजिनस एसिड। जो तुम्हारे पास दौड़ जा रहा है उसके लिए तुम्हें जितना बाइकार्ब चाहिए उससे अच्छा खासा बाइकार्ब यूज हो रहा है। तो reabsorption of filtered bicarbonate and the excretion of acid are accomplished by H plus secretion by the nephrons। nephrons को excrete करते रहते हैं और बाइकार्ब को उन्होंने कंजर्व करना होता है लोड में। किडनी जो होती हैं वो यूरिन कितने पीएच का एक्सक्रीट करती हैं, 4.0 टू 4.6 टू 8.0 नॉर्मली। और पीएच मोस्ट एसिडिक यूरिन का कितना हो सकता है, 4.0 या 4.5। इससे ज़्यादा एसिडिक यूरिन किडनी नहीं बना। दिस इज द मोस्ट एसिडिक दैट द यूरिन कैन बी। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं एसिड एक्सक्रीशन की, तो जो भी टाइट्रेटेबल एसिड आपके पास बैलेंस करने के लिए आप NEAP में एक्सक्रीट कर रहे हो, तो किडनी क्या करते हैं, किडनी सिंथेसिस कर रही होती है अमोनियम की। अमोनियम जब आपके पास एक्सक्रीट हो रहा होता है या बन रहा होता है, तो वो आपके पास जितना भी अमोनियम एक्सक्रीट होगा इन द यूरिन, इट रिजल्ट्स इन द रिटर्न ऑफ वन बाइकार्बोनेट टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो इसका मतलब अमोनियम और बाइकार्ब के अंदर भी एक लिंक मौजूद है कि जो बाइकार्ब और अमोनियम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह जो तुम्हारे पास जो प्रोडक्शन है और एक्सक्रीशन है अमोनियम का, वो जिस तरह से ये हो रहा है वो बराबर होगा किसके, वो उसके बराबर होगा जितना एसिड तुम्हारे पास तुम्हारी किडनी से एक्सक्रीट कर रही है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो होता है वो सबसे ज्यादा बाइकार्ब एब्जॉर्ब करता है। किस तरह एब्जॉर्ब करता है ये तुम्हें फिगर 8.3 में बताया हुआ है कि और कौन सा मैकेनिज्म है। सेल के अंदर देखो वही कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बाइकार्ब बना रहे हैं, और किस तरह से बाइकार्ब तुम्हारे पास ब्लड में जा रहा है, और जो H प्लस तुम्हारे फिल्टर्ड लोड में बाहर जाता है ट्यूबुलर फ्लूइड में, तो वहाँ का जो बाइकार्बोनेट है वो H प्लस के साथ कंबाइन होकर फिर H2CO3 ट्यूबुलर फ्लूइड में बनाता है। मेम्ब्रेन के ऊपर भी कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम है, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में उसको कन्वर्ट कर लेता है। तो ये वो बाइकार्ब है जो तुम्हारी बॉडी से फ्लूइड से बाहर जा रहा है, और H प्लस को भी वो न्यूट्रलाइज कर रहा है ताकि यूरिन की एसिडिटी क्या रहे, एक सर्टेन पीएच तक रहे, उससे ज़्यादा एसिडिफाई यूरिन ना हो। और जो भी बाइकार्ब तुम्हारे सेल के अंदर प्रोड्यूस होता है वो AE1 के थ्रू ब्लड में चला जाता है, ताकि तुम्हारे पास बाइकार्ब को तुम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से ही रीअब्सॉर्ब कर। सोडियम के साथ भी ये मूव हो रहा है NBCE1 के थ्रू। तो यहाँ पे देखो एटलीस्ट 4 बाइकार्बाइंस आर बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड इन ब्लड एट वंस इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। H प्लस सिक्रीटिंग सेल्स जो तुम्हारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं उसके अंदर किस तरह से ये हो रहा होता है, यहाँ पे देख लो H प्लस सिक्रीट हो रहा है तुम्हारे सेल से ट्यूबुलर फ्लूइड में, वही बाइकार्ब के साथ वो मिलके H2CO3 बना रहा है। तो ये यहाँ पे इंटरकैलेटेड सेल्स का फंक्शन तुम्हें दिया हुआ है। बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स भी होते हैं तुम्हारे पास। अब बाइकार्बोनेट सिक्रीटिंग सेल्स क्या करते हैं, एक्सचेंजर्स के थ्रू बाइकार्ब को ट्यूबुलर फ्लूइड में भेजते हैं, और पेंड्रिन नाम है उस एक्सचेंजर का, वो क्लोराइड को वापस सेल में बुला लेता है, और H प्लस यहाँ से ब्लड में जा रहा है। बाकी देखो अब तक जितने हमने देखे सेल्स उसमें H प्लस अभी तक बाहर जा रहा है, यहाँ H प्लस वापस ब्लड में जा रहा है। ये सारा होम्योस्टेसिस समझने की बात है कि H प्लस जितना ब्लड में जाएगा उतनी ही ब्लड एसिडिक रहेगा, और जितना बाइकार्ब ब्लड में जाएगा उतना ही ब्लड एल्कलाइन रहेगा। तुम्हें पता है ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.35 टू 7.45, विच इज मोर ऑन द एल्कलाइन साइड। और यूरिन का पीएच जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक साइड पे होता है। ये हमने इंट्रोडक्टरी क्लास में भी बात की थी। तो दैट बेसिकली इज द फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर। जो मेन फैक्टर है ना वो बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन और H प्लस सिक्रीशन को गवर्न करता है, वो आपके सेल्स के आपके फिजियोलॉजिक परस्पेक्टिव से वो आपका एसिड या बेस बैलेंस है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में प्रेजेंट होता है। और जब भी एसिडोसिस हो जाता है, वो क्या करेगा, वो RNA को रिड्यूस कर देगा, RNA को बढ़ा देगा, और एल्कलोसिस जो होता है वो RNA को कम कर देगा। RNA क्या था, रीनल न्यू नेट एसिड एक्सक्रीशन। तो एसिडोसिस जो होता है वो उसको प्रमोट करता है, और एल्कलोसिस उसको कम कर देता है। एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बाइकार्बोनेट का रीअब्सॉर्ब होना बहुत ज़रूरी है, मगर खाली बाइकार्ब के रीअब्सॉर्ब होने से पीएच रिस्टोर नहीं होता। किडनी को न्यू बाइकार्बोनेट भी बनाना पड़ता है टू रिप्लेनिश द बाइकार्ब स्टोर्स। बाइकार्ब का लॉस कब होता है यूरिन में, बाइकार्ब लॉस ही उस वक्त हो रहा था जिस पर तुम्हारे पास नॉन वोलेटाइल एसिड्स यूरिन में जा रहे हैं, उनको बफर करने के लिए तुम्हें बाइकार्ब यूरिन में भेजना पड़ता है, ताकि यूरिन का पीएच जो है वो बहुत ज़्यादा एसिडिफाई ना हो। तो यहाँ बाइकार्ब नया कैसे बनता है, नया बनता ही उसी रिएक्शन से है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रेट होती है, H2CO3 बनाती है, और H2CO3 में H प्लस जो होता है वो ट्यूबुलर फ्लूइड में चला जाता है, और बाइकार्ब जो है वो बॉडी के अंदर ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो इस तरह न्यू बाइकार्बोनेट का अमाउंट आपके पास ब्लड में ऐड होना शुरू हो जाता है।
अमोनियम आयन की जैसे बात करता है बनता है ग्लूटामीन के मेटाबॉलिज्म से, और अगर अमोनियम आयन रीअब्सॉर्ब हो रहा हो ब्लड में तो फिर बाइकार्बोनेट जब उसके साथ रीअब्सॉर्ब होगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, और बाइकार्ब के रीअब्सॉर्ब होने का कोई फायदा नहीं होगा हमें। नॉर्मली किडनी क्या करती है, बाइकार्ब जब रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है तो उसके साथ वो अमोनियम आयन को एक्सक्रीट करती रहती है, क्योंकि अगर अमोनियम आयन भी साथ साथ रीअब्सॉर्ब हो गया तो अमोनियम आयन का रीअब्सॉर्प्शन बाइकार्बोनेट आयन के रीअब्सॉर्प्शन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और बाइकार्ब का न्यू एडिशन ब्लड में पॉसिबल नहीं होगा, और आपका बैलेंस वहीं रहेगा पीएच का, और पीएच डिस्टर्ब रहेगा। तो ज़रूरी है कि अमोनियम आयन का एक्सक्रीशन ही होता रहे और बाइकार्ब जब रीअब्सॉर्ब हो रहा है, वरना न्यू बाइकार्ब कैन नॉट बी एडेड टू द इफेक्टिवली टू द पीएच रेस्टोरेशन। ये तो बेसिक बात थी। रिस्पॉन्स क्या होता है एसिड बेस के बैलेंस ऑर्डर्स पे? पीएच तुम्हें पता है ईसीएफ का वो नॉर्मली 7.35 7.45, वो मैं तुम्हें बात बता चुका। अब बाइकार्ब और CO2 है, PCO2, अगर वो ऑल्टर हो जाते हैं ईसीएफ में तो बहुत ज़्यादा चेंज आ सकता है, और आपके पास जो डिस्टर्बेंस होती है एसिड बेस बैलेंस की, वो रिजल्ट होती है किसके लिए? बाइकार्बोनेट की ईसीएफ में। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिड बेस डिसऑर्डर। और अगर PCO2 चेंज हो रहा हो तो हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी एसिड बेस डिसऑर्डर। तो एसिड बेस डिसऑर्डर जो है वो दोनों दो तरह के हो सकते हैं, या तो रेस्पिरेटरी या मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक जब बाइकार्ब हिल रहा है, और रेस्पिरेटरी जब PCO2 हिल रहा है। किडनी आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग HCO3 माइनस, और लंग्स जो होते हैं वो PCO2 के लिए होते हैं। जिससे मैं तुम्हें साथ में बता रहा था शुरू में कि लंग्स और किडनीज मिलकर काम कर रहे होते हैं इसके अंदर पीएच मेंटेनेंस के अंदर। तो लंग्स और किडनीज इस तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व है। पहले अब देखते हैं बफर्स एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर कौन कौन से हैं। अच्छा, हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होगी एसिड बेस डिसऑर्डर्स में, वो एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर बफरिंग होती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जब भी हो रहे हैं जिनमें किडनी इन्वॉल्व है या मेटाबॉलिकली कोई चेंज आ रहा है, तो उसमें जो बॉडी फ्लूइड्स बफर कर रहे होते हैं उसमें एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट दोनों अफेक्ट हो रहे होते हैं। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है वो मेन बफर सिस्टम है ईसीएफ का। जब भी नॉन वोलेटाइल एसिड ऐड होगा टू द बॉडी फ्लूइड्स या एल्कली इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, बाइकार्बोनेट कंज्यूम हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द एसिड लोड, और जब वो बाइकार्बोनेट यूज हो जाएगा तो ईसीएफ में वो कम हो जाएगा। इसी के ऑपोजिट अगर नॉन वोलेटाइल एल्कीन इज एडेड टू द बॉडी या एसिड इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, H प्लस कंज्यूम हो जाएगा, कॉजिंग मोर बाइकार्बोनेट टू बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ H2CO3। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा। तो ये दो अपोजिट केसेस हैं। ये तो एक्स्ट्रा सेलुलर बफरिंग थी। इंटरसेलुलर बफरिंग तो मैं यहाँ पे बताई हुई है, किस तरह से बोन्स इन्वॉल्व है उसके अंदर, किस तरह से सेल्स के अंदर H प्लस आयन भी एब्जॉर्ब हो रहा है, किस तरह से बाइकार्बोनेट है, PI है, ये तुम लोग रीड कर सकते हो। और किस तरह से तुम्हारा जो इक्वेशन है वो H2CO3 की तरफ शिफ्ट हो रही है, या किन केसेस में वो डिसोसिएशन को प्रमोट कर रहा है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो बफर से, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है रेस्पिरेटरी कंपनसेशन, जिसके अंदर तुम्हारे लंग जो है वो PCO2 को बैलेंस करने के लिए, पीएच को बैलेंस करने के लिए PCO2 को ऑल्टर करना शुरू कर देते हैं। या तो पीएच डिक्रीज हो जाएगा या पीएच को इंक्रीज कर रहे होंगे। और वेंटिलेटरी रेट जो होता है वो डिटर्मिन करता है PCO2 कितना है। अगर वेंटिलेशन कम हो जाएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, PCO2 will change as well, increase ventilation decreases PCO2 and decrease ventilation increases PCO2। और यही पीएच के साथ कंट्रोल कर रहे होते हैं। पीएच तुम्हें पता है कि अगर ब्लड का पीएच चेंज हो रहा होगा तो जितना पीएच कम होगा इसका मतलब उसमें उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड जितना ऐड होगा वो वेंटिलेशन रेट को वैसे ही चेंज कर देगा। तो जब भी तुम्हारे पास मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा होता है तो H प्लस बढ़ जाता है, जिसका मतलब पीएच कम हो जाएगा, और वेंटिलेटरी रेट बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर एल्कल मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुई है तो डिक्रीज पीएच का मतलब, डिक्रीज H प्लस का मतलब इंक्रीज इन पीएच है, जिससे वेंटिलेटरी रेट रिड्यूस हो जाएगा। अब जब आप हाइपर वेंटिलेट करते हो तो आप PCO2 को रिड्यूस कर सकते हो, PCO2 को ज़्यादा बॉडी से बाहर निकाल सकते हो, और पीएच को रेस्टोर कर सकते हो। थर्ड लाइन ऑफ कंपनसेशन आती है। थर्ड लाइन ऑफ कहाँ से, वो आती है तुम्हारे पास रीनल से। रीनल में तुम्हें पता है कि वो PCO2 को तो चेंज नहीं कर सकता, मगर वो बाइकार्बोनेट और H प्लस जो उसके की मार्कर्स हैं उनको यूज कर सकता है, अमोनियम आयन को यूज कर सकता है, RNA को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, बाइकार्बोनेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, एब्जॉर्ब करना या सिक्रीट करना। तो प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं तुम देख सकते हो। H प्लस सिक्रीशन किस तरह से बढ़ता है, या किस तरह से अमोनिया जेनेसिस जो कि अमोनियम आयन की सिंथेसिस है वो बढ़ रही है, और डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर क्या चेंजेस आ सकते हैं बाइकार्बोनेट अगर बढ़ रहा है या H प्लस अगर बढ़ रहा है। हमने अब पढ़नी है चार मेन चीज़ें जो हमारे पास एल्कलोसिस और एसिडोसिस में है। सबसे पहले मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाब मेटाबॉलिक है तो इसका मतलब रीनल होगा। इसमें बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ईसीएफ में, और पीएच भी डिक्रीज हो जाता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कैरेक्टराइज क्या है, डिक्रीज ईसीएफ बाइकार्बोनेट एंड पीएच। इसका मतलब क्या हो गई, एसिडिटी हो गई। और एडिशन कब होता है, नॉन वोलेटाइल एसिड हो बॉडी के अंदर, जैसे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया, या नॉन वोलेटाइल एल्कली जैसे बाइकार्बोनेट है उसका लॉस हो रहा है फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग फॉर एग्जांपल डायरिया।
और फेलियर ऑफ द किडनीज टू एक्सक्रीट सफिशिएंट नेट एसिड, रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा वो बाइकार्बोनेट। तो बफरिंग ऑफ H प्लस जो होगी वो ACF और ICF दोनों कंपार्टमेंट्स में हो रही होगी। जब पीएच गिर रहा होगा तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे और वेंटिलेटरी रेट को इंक्रीज कर देंगे, जिसको हम रेस्पिरेटरी कंपनसेशन कहते हैं। अब ये जब हो जाएगा तो CO2 फर्दर मिनिमाइज हो जाएगा और पीएच का जो डिक्लाइन है आप उसको रेस्पिरेटरी कंपनसेशन से मैनेज कर सकते हो। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर RNA बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास एलिमिनेशन ऑफ बाइकार्बोनेट द यूरिन वो भी इन्हांस हो जाएगा, ताकि बाइकार्ब को आप बॉडी से बाहर निकाल सको थ्रू अमोनियम एक्सक्रीशन। जितना अमोनियम जाएगा उतना ही बाइकार्ब भी जा रहा होगा। और पीएच जो होगा वो उस वक्त तक वापस नहीं आएगा जब तक आपके पास उसका अंडरलाइंग फैक्टर करेक्ट ना हो, और साथ साथ आपकी रेस्पिरेशन जो होगी वो कंपनसेशन में उसको सपोर्ट कर रही होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर इंक्रीज हो जाता है ECF का बाइकार्बोनेट और पीएच बढ़ जाता है, और ये कब होता है? नॉन वोलेटाइल अल्कली ऐड हो रहा है, जैसे इंजेक्शन के आपने बहुत ज़्यादा एंटासिड कंज्यूम कर लिया, या वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हेमरेज हो गया, या ज़्यादा कॉमनली कोई नॉन वोलेटाइल एसिड जैसे गैस्ट्रिक HCl बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग अगर हो जाए, तो इसकी वजह से अब ECF कंपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा बफरिंग होगी, ICF में नहीं है। ICF का इतना काम नहीं है कि बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब इंक्रीज इन पीएच होगा वो रेस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिट कर देगा, वेंटिलेटरी रेट रिड्यूस हो जाएगा, इसीलिए PCO2 क्या होना शुरू हो जाएगा? वो अल्टर हो जाएगा कि वेंटिलेटरी रेट स्लो। ये रेस्पिरेटरी कंपनसेशन में हो जाएगी। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन का रीनल कंपनसेशन के अंदर क्या आएगा कि आपके पास ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी बाइकार्बोनेट की, रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी बाय रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और जितना बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा होती जाएगी उतना ही एल्कलाइन मार्कर ब्लड से कम होता जाएगा, और पीएच जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, और वेंटिलेटरी रेट जो होगा वो इवेंचुअली नॉर्मलाइज हो जाएगा। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कब होता है? जब एलिवेटेड हो जाए आपका PCO2 और रिड्यूस हो जाए पीएच ECF का, और इसमें नॉर्मली डिक्रीज हो जाती है गैस एक्सचेंज अक्रॉस द एल्वेली, और इनएडिक्वेट वेंटिलेशन हो सकती है, इम्पेयर्ड गैस डिफ्यूजन है। ये तुम लोग ज़्यादा पढ़ोगे आगे जब तुम लोग रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी पढ़ रहे होगे। और मेटाबॉलिक की जगह इसमें बफरिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है? इंटायरली ICF कंपार्टमेंट में होती है। इसमें ECF से ज़्यादा ICF में कंपनसेशन हो रही है, बफरिंग हो रही है, और उसमें इंक्रीज PCO2 क्या करेगा? डिक्रीज पीएच कर देगा। इसकी वजह से बाइकार्बोनेट की रीअब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी? स्टिमुलेटेड हो जाएगी, और NH4 प्लस की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। तुम्हें पता है इसकी वजह से जब बाइकार्बोनेट जितना ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा और न्यू बाइकार्बोनेट ऐड होता जाएगा तो पीएच विल बिकम एल्कलाइन एंड एसिडोसिस विल बी करेक्ट। लास्टली रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वो कब होता है? वो उस वक्त होता है जब रिड्यूस हो जाए PCO2 और इंक्रीज हो जाए ECF पीएच। इट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीज गैस एक्सचेंज, लंग एक्सचेंज का ज़्यादा हो जाए, हाइपर वेंटिलेशन हो गई है, रेस्पिरेटरी सेंटर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हुए हैं किसी डिसऑर्डर की वजह से या ड्रग्स की मेडिसिन की वजह से, हाई एल्टीट्यूड के अंदर भी हो जाता है। अगेन इसके अंदर भी जो सारी कंपार्टमेंट कौन सा इन्वॉल्व होगा? ICF कंपार्टमेंट से ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। और रीनल कंपनसेशन के अंदर जो पीएच होगा वो आप अगेन वही बाइकार्बोनेट को इनहिबिट करके उसकी रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हो, अमोनियम आयन की एक्सक्रीशन को स्लो डाउन कर देते हो, तो पीएच जो होता है वो एसिडिक होना शुरू हो जाता है इवेंचुअली, और इस कंपनसेशन से द पीएच कैन बी रिटर्न टू नॉर्मल। लास्ट ही तुम्हें ये यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है फिगर 8.8, इसमें तुम आर्टीरियल ब्लड सैंपल देख लो जिसको हम ABG कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैस जो आप मेजर करते हो उसके अंदर का पीएच 7.4 से कम होगा तो एसिडोसिस है, पीएच 7.4 से ज़्यादा है तो एल्कलोसिस है। एसिडोसिस के मार्कर है बाइकार्बोनेट लेस देन 24 मिलीग्राम पर लीटर, या PCO2 बढ़ जाए 40 मिलीमीटर पर मर्करी। और मेटाबॉलिक एसिडोसिस अब बाइकार्बोनेट मार्कर है, PCO2 एलिवेटेड हो जाए तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होती है। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन होगी तो वो PCO2 को 40 मिलीमीटर मर्करी से नीचे लेकर आएगी। रीनल कंपनसेशन हो रही है तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट आयन को 24 मिली इक्विवेलेंट से ऊपर लेके जाएगा। एल्कलोसिस अगर हो रहा होता है, एल्कलोसिस में 24 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा अगर बाइकार्बोनेट बढ़ जाए तो इट्स मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। इसकी कंपनसेशन रेस्पिरेटरी होती है, और PCO2 इसमें 40 मिलीमीटर मर्करी से बढ़ जाता है। अगर PCO2 तुम्हारे पास 40 मिलीमीटर मर्करी से कम हो रहा होगा तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होगी। इसमें बाइकार्बोनेट आयन 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम करोगे तो रीनल कंपनसेशन हो जाएगी। तो ये चार्ट जो है वो इस पूरे को समराइज करता है। नीचे तुम्हें एक केस दिया हुआ है, अगर तुम बुक में इसको फॉलो करोगे तो इसको और फॉलो कर सकते हो। बट एनी हाउ ओवरऑल रिव्यू यही है कि एसिड बेस बैलेंस के अंदर तुम लोगों ने मेन बात क्या याद रखनी है कि H प्लस आयन, बाइकार्बोनेट आयन, NH4 आयन, NH4 प्लस का इसके अंदर क्या रोल है, RNA क्या है, और NEFAP क्या है तुम्हारे पास, किस तरह से बाइकार्बोनेट आयन जो है वो बफर कर रहा है H प्लस आयन को यूरिन में जाके, किस तरह वो बफर कर रहा है आपके फ्लूइड्स में, ट्यूब्यूलर ल्यूमेन में, किस तरह से वो ब्लड में जा रहा है। बाइकार्बोनेट की वजह से आपका ब्लड का पीएच जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है, आपने उसको अल्कलाइन ही रखना है। अगर एसिड ज़्यादा बन रहा है ब्लड में तो एसिडोसिस हो सकती है। अगर एसिड कम बन रहा है, बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा ऐड हो गया तो अल्कलाइन हो जाएगा, एल्कलोसिस हो जाएगी।
दोनों को करेक्ट करने के लिए तुम्हें ऑपोजिट मार्कर को बढ़ाना पड़ेगा। ऑपोजिट मार्कर को बढ़ाने के लिए तुम H+ आयन को कैसे बढ़ाओगे? तुम कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू उसको बढ़ा सकते हो, अपनी वेंटिलेशन रेट के थ्रू उसको बढ़ा सकते हो, और ऐसे में अगर कम करना है तो तब भी वेंटिलेशन रेट के थ्रू उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो बात वही है कि 3 तरह के लाइन ऑफ डिफेंसेस हैं। सबसे पहले बफर्स काम करते हैं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में लंग्स काम करता है, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में तुम्हारा रीनल मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। बफर जो होते हैं आईसीएफ ईसीएफ दोनों में होते हैं। अगर तुम बात करो कि तुम्हारे पास लंग्स के अंदर क्या हो रहा है, तो वो पीसीओ2 को चेंज करेगा, वेंटिलेशन रेट या तो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, डिपेंड करेगा रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन स्टेम में वो कितना स्टिमुलेट हो रहा है। रीनल कंपनसेशन का मतलब क्या होगा कि अब तुम्हारी बाइकार्बोनेट आयन जो कि न्यू बन रहा था वो बनेगा या वो नहीं बनेगा, वो ब्लड में जाएगा या वो नहीं जाएगा। H+ आयन यूरिन के अंदर कितना जाएगा, ब्लड के अंदर कितना जाएगा, बाइकार्बोनेट यूरिन में कितना जाएगा, ब्लड में कितना जाएगा, एंड सिमिलरली अमोनियम आयन। तो ये वो 4-6 मेन चीज़ें हैं जिसको तुमने फॉलो करना है इस पूरे टॉपिक। दैट्स